हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल का ये सीरीज जो कि आपके आगामी बिहार सीडीपीओ, बिहार दरोगा और 67th बीपीएससी प्रिलिमिनरी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट करवाया जा रहा है। करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल की यह सीरीज में सेट 4 है। इससे पहले सेट 1, 2, 3 को ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको नोटिफिकेशन जब भी कोई इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बिहार सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम है जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, तो समय आपके पास कम है। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी प्लान है अप्रैल में लेने का। अप्रैल लास्ट तक आपको बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो सकता है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। समय जो है आपके पास मात्र इन दोनों को अगर हम एग्जाम को ऑन एन एवरेज देखें तो विद इन 3 मंथ्स आपके सारे एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। जहाँ तक बात रही 67th बीपीएससी पीटी का, तो इसकी जो पीटी के लिए जो नोटिफिकेशन आउट होगा वो जुलाई में, संभावना है कि जुलाई में इसकी नोटिफिकेशन आउट होगी 67th बीपीएससी के लिए। तो इसकी तैयारी भी अभी से आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए 66th बीपीएससी का जो कट ऑफ गया है वह काफ़ी हाई गया है। 108 जो है कट ऑफ जनरल का गया है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने इस कट ऑफ की चर्चा की थी, क्योंकि कट ऑफ की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि 108 जनरल कट ऑफ, जो कि अब तक के बिहार बीपीएससी के लिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पीसीएस एग्जाम में 72% मार्क्स लाना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है, और कट ऑफ इस तरह से बीपीएससी के द्वारा दिया जाना ये भी एक बहुत ही चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है अब तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया गया है जहाँ 72% पर आयोग खास करके पीसीएस का रिजल्ट दे रहा हो। एसएससी में ऐसा देखा गया था। जितने भी एग्ज़ाम अभी बीपीएससी के द्वारा दिया गया है रिजल्ट भी, चाहे बीएसएससी के द्वारा भी रिजल्ट दिया गया है, तो उसमें देखा गया है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। आपकी जो तैयारी होनी चाहिए उसी के अनुसार होनी चाहिए। अब आपको टारगेट करना है, एम करना है 80% का, क्योंकि देखिए आप फाइट ऑर्गेनाइजेशन से फाइट नहीं कर सकते हैं। अब आपको ये सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर उसने 75% पर कट ऑफ ले गया है तो मतलब कोई दिक्कत है, बिकॉज यू हैव टू बी देयर, आपको वहाँ होना चाहिए। आपकी तैयारी अकॉर्डिंग टू दैट होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दिनों से चर्चा में था, 5-6 दिन इस पर न्यूज़ जो है पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ में रहा। हाल ही में स्वेज नहर में फंसा विशालकाय जहाज का नाम क्या है? ये देखिए, एक विशालकाय जहाज है जो स्वेज नहर में फंस गया था। बिकॉज ऑफ सम रीजंस, विंड एंड ऑल नेचुरल रीजंस, ये क्या हुआ था, ये ड्रिफ्ट हो गया था और स्वेज नहर में तिरछे होकर फंस गया था। आपको ये बताना है कि इस जहाज का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है एवरग्रीन, ऑप्शन बी एवर गिवन, सी एवर सीन एंड डी एवर पॉइंट। देखिए, इस जहाज का जो नाम था वो था एवर गिवन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एवर गिवन। कहीं कहीं आप जो देखे होंगे, अगर ऐसा पिक्चर देखे होंगे तो आपको दिखा होगा एवर ग्रीन लिखा हुआ उस पर। तो मैं आपको बता दूं, एवर ग्रीन इस डेक का नाम नहीं था। एवर ग्रीन जो है वो मर्चेंट कंपनी का नाम है जो इसको ऑपरेट करता है। कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर जहाज का नाम पूछता है तो आपको बताना है एवर गिवन। अगर ये पूछता है कि किस कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, तो एवर ग्रीन कंपनी के द्वारा, मर्चेंट कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया था। चलिए देखिए, इसका नाम देख लीजिए, ये एक जो डेक था वो यही था और यही फंस गया है, देखिए साइड में। और इसी को हालांकि अब निकाल लिया गया है और इससे काफ़ी ही स्वेज नहर में ट्रैफिक अव्यवस्थित हो गया था। ये देखिए, इसका नाम है एवर गिवन। आपको याद रखना है इस डेक का नाम था एवर गिवन। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, स्वेज नहर से ही संबंधित एक और प्रश्न जो जिसकी हो सकता है, अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे आपसे। चर्चा में रहे स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चर्चा में रहे स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? आपके पास ऑप्शन है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, एंड डी उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम। 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसको टिक कीजिए। देखिए, आप जो है अपना स्कोर कार्ड अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए। जब आप इस सेट को बना रहे होंगे, चाहे 25 क्वेश्चन ही क्यों नहीं हो, आपको
उस 25 में आपको स्कोर देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना आपके स्कोर कर रहे हैं। चाहे वो 10 स्कोर कर रहे हो, 15 स्कोर कर रहे हो, 20 स्कोर कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इवोल्यूशन के लिए आपकी मार्किंग आपके पास होनी चाहिए। आप 20 सही कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि कितने सही किए। आप 15 सही कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कितने सही किए। आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है? सो इसीलिए आप अपना स्कोर नोटबुक में लिखते जाइए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा, आपको एक हैबिट इनकलकेट होगा और किसी भी सेट बनाने में ना आपको मन लगेगा। नहीं तो क्या होगा, आप 2 मिनट देखेंगे वीडियो को, फिर उसको स्किप करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं उससे होने वाला है। बी कंटिन्यू टू द सीरीज। मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स का स्पेशली और बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। और अगर सब्जेक्ट का भी, इस चैनल पर सब्जेक्ट का भी आपको जल्द ही सीडीपीओ और एसआई और पीपीएससी पीटी के लिए स्टार्ट होगा जो क्लासेस हैं, एंड दैट ऑल विल बी गिवन टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बट जो आपकी हैबिट है स्किप करने की, उसको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म कि आपको कोई यूजलेस चीज़ें नहीं बताया जाएगा। ऑल द थिंग विल बी टोल्ड टू यू दैट विल बी रिलेवेंट टू योर एग्जाम ओनली, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर, अर्थात रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। देखिए पिक्चर में दिखाते हैं आपको, ये एक मैप है एंड दिस इज मेडिटेरेनियन सी और दिस इज रेड सी, और ये एक कैनाल है जिसका नाम है स्वेज कैनाल, जो कि इजिप्ट के अंडर में है। और ये स्वेज कैनाल जो है मैनमेड कैनाल था, राइट? सो दिस इज द मैनमेड कैनाल। दिस रूट वाज ओपनड इन 1869 एंड मेडिटेरेनियन सी, देखिए रेड सी को जोड़ता है, तो आपको याद रखना है स्वेज कैनाल जो है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वेज कैनाल किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर, जो मेडिटेरेनियन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए बिहार क्रिकेट लीग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार क्रिकेट लीग की विजेता कौन सी टीम रही है? देखिए जो बिहार क्रिकेट लीग है उसकी विजेता का नाम बताना है। जल्दी से टिक कीजिए आप अपना आंसर। चलिए तो इसका आंसर बताता हूँ। इस क्रिकेट के जो लीग का विजेता पहली बार हुआ है आईपीएल के तर्ज पर, बिहार क्रिकेट लीग, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। 2021 में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन करवाया गया और जिसका विजेता थे दरभंगा डायमंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दरभंगा डायमंड्स। इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। ये चैंपियंस टीम है दरभंगा डायमंड्स, चैंपियंस बिहार क्रिकेट लीग के 2021 का पहली बार आयोजन करवाया गया था आईपीएल के तर्ज पर। इसका आयोजन 20 से 26 मार्च के बीच पटना के ऊर्जा स्टेडियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटना के ऊर्जा स्टेडियम में करवाया गया था। सो पटना के ऊर्जा स्टेडियम में करवाया गया है क्या? बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन 20 से 26 मार्च, डेट भी याद रखिए। इस लीग में टोटल अगर टीम पूछता है तो 5 टीम थे। कौन कौन? दरभंगा डायमंड, पटना पायलट, भागलपुर बुल्स, अंगिका अवेंजर और गया ग्लैडिएटर्स। टोटल 5 टीम्स थे। कौन कौन? फिर से देखिए, दरभंगा डायमंड, पटना पायलट, भागलपुर बुल्स, अंगिका अवेंजर्स और गया ग्लैडिएटर। बिहार क्रिकेट लीग 2021 को अगर हम बात करें तो इसमें पटना पायलट को हराकर दरभंगा डायमंड जीत गया, 3 विकेट से हरा दिया इस टूर्नामेंट में। वहीं अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो दरभंगा डायमंड्स के अर्नब किशोर रहे इस टीम के मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच, और उन्होंने 3 विकेट लिए थे। जबकि मैन ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें तो दरभंगा डायमंड्स के ही बल्लेबाज बिपिन सौरभ को दिया गया जिन्होंने 2 शतक लगाया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का वह राज्य कौन बना जिसने अपनी इथेनॉल पॉलिसी बनाई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह पहला राज्य, देखिए नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, और उसी के तर्ज पर एक राज्य है जिसने अपनी इथेनॉल पॉलिसी बनाई है। इथेनॉल क्या होता है? बेसिकली जो आपके पास शुगर केन्स होते हैं, शुगर बीट्स होते हैं और मोलासेस होते हैं, उससे जो फ्यूल्स बनाए जाते हैं, दैट इज नोन एज इथेनॉल्स। सो ये आपके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स होते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ऑल्सो, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो ऐसा करने वाला पहला राज्य जो बना है वो है बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। सो देश का पहला राज्य जिसने अपनी इथेनॉल पॉलिसी बनाई है उसका नाम है बिहार। अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है सक्षम अभियान इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? एक अभियान है जिसका नाम दिया गया सक्षम अभियान, किस मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया था? आपको आंसर बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। यह अवेयरनेस प्रोग्राम था फ्यूल सेविंग्स के लिए, तो सक्षम अभियान जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? अर्थात भारत में जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने पहली बार कोविड वैक्सीन लिया? देखिए जो पहली बार कोविड वैक्सीन जिसको दिया गया था उसका नाम था मनीष कुमार। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका नाम क्या था, मनीष कुमार। अब देखिए कोविड वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण स्टार्ट हुआ था वो 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था। ये मनीष कुमार है, एम्स में इनको टीकाकरण दिया गया था। तो पहला वैक्सीन रेसिपेंट का नाम अगर पूछता है तो उसका नाम होगा मनीष कुमार, भारत की। और जो कोविड वैक्सीनेशन जो शुरू किया गया था वो 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसको याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? एक स्कीम है जिसका नाम है वन स्कूल वन आईएएस। सो इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? देखिए वन स्कूल वन आईएएस स्कीम की जो शुरुआत है केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केरल। ये देखिए ये हैं आरिफ मोहम्मद और इन्होंने ही, ये केरला के राज्यपाल है और इन्होंने ही वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में किनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से व्यक्ति के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए हाल ही में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उनके द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी जयंती 23 जनवरी को पड़ती है, सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इमेज में देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सो पराक्रम दिवस सबसे पहले आपको याद रखना है कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी को मनाया जाएगा। और किनके जयंती पर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ये दो चीज याद रखिए। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है WHO का मुख्यालय कहाँ है। इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ए वियना, बी वाशिंगटन डीसी, सी पेरिस एंड डी जेनेवा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेनेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डीआरडीओ द्वारा विकसित रक्षिता क्या है? रक्षिता जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है वो क्या है? आपके पास ऑप्शन है बुलेट प्रूफ जैकेट, बी बुलेट प्रूफ हेलमेट, सी मोटर बाइक एम्बुलेंस, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए डीआरडीओ द्वारा जो विकसित रक्षिता है वो मोटर बाइक एम्बुलेंस है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोटर बाइक एम्बुलेंस। न्यूज में क्यों रहा था? देखिए न्यूज में इसलिए था क्योंकि रक्षा अनुसंधान और बाल जो विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सौंपा था, इसीलिए यह प्रश्न न्यूज में था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रक्षिता क्या है। रक्षिता इज अ मोटर बाइक एम्बुलेंस। ओके, यह एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी। चूंकि डीआरडीओ न्यूज में है तो हम देख लेते हैं डीआरडीओ को। डीआरडीओ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो इस प्रश्न से इतना याद रखिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय आपको बताना है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। देखिए सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काठमांडू।
अब देखिए सार्क का जो मेंबर कंट्री है उनको हम देख लेते हैं कि कितने मेंबर कंट्री हैं। टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं सार्क में। और सार्क में जो 8 मेंबर कंट्री वो कौन कौन हैं ये देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। So Afghanistan is the last country which was added in the SAARC. So आपको याद रखना इस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया। इस तरीके से एक सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए। अगर इंडिया से स्टार्ट करते तो इंडिया से स्टार्ट कीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। देयर आर टोटल 8 कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात सार्क में। देखिए इसका मुख्यालय काठमांडू में है। स्थापना दिसंबर 1985 को थी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। और मेंबर कंट्री में इसको हमेशा पूछा जाता है। तो देयर आर टोटल 8 मेंबर इन द सार्क। कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। मैप के थ्रू इसको याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि विच आर द कंट्री नॉट इंक्लूडेड इन सार्क। कौन से ऐसा कंट्री है जो सार्क में नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से कंट्री हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आर द कंट्री विच आर द मेंबर ऑफ सार्क। ओके नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा। आपको बताना है कि भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा। देखिए भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है वो केरल में खोला जाएगा, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश से 21 MiG-29 खरीदने का फैसला लिया है। देखिए वीडियो को आप पॉज कीजिए और फिर आंसर अपने नोटबुक में जरूर लिखिए। भारत सरकार ने किस देश से 21 MiG-29 खरीदने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने रूस से 21 MiG-29 खरीदने का फैसला लिया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। अगला देखते हैं, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी। देखिए रिपब्लिक डे का जो झांकी था उसमें इंडियन एयरफोर्स की एक फाइटर पायलट हिस्सा ली थी। उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास अवनी चतुर्वेदी, मोहन्ना सिंह, भावना कंठ और डी रजनी दत्त। देखिए रिपब्लिक डे परेड में जो शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी वो थी भावना कंठ, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भावना कंठ। देखिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और दूसरी चीज जो याद रखना है कि इनका जन्म बिहार के बरौनी में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भावना कंठ बिहार में कहाँ की रहने वाली है, तो बिहार के बरौनी की रहने वाली हैं वो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक अर्थात इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपको बताना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है एक जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है। ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, बी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, सी नीति आयोग एंड डी इसरो। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, आंसर दीजिए इसका। चलिए बताते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, अब जो क्वेश्चन है आपको दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन अब तक आप जो करंट अफेयर्स का था उससे आप देख रहे थे। अब आपको क्वेश्चन जो बिहार के इतिहास से संबंधित है उससे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। सो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि बिकॉज वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड आप जनरली मैं इतना टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 50 से 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट का आपके पास वीडियो हो, आप 25 क्वेश्चंस को डेली सोल्व करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी 10 मिनट अपने रिफ्रेशमेंट के तौर पर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है जो कि बिहार से संबंधित है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में, बिहार के ही एग्जाम में नहीं बल्कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है संथाल विद्रोह, क्योंकि बिकॉज ट्राइबल मूवमेंट के बारे में ना प्रत्येक एग्जाम में पूछने जाने लगा है। तो संथाल विद्रोह का जो संबंध था अर्थात विद्रोह था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1855-56 में। और जो इसका जो क्षेत्र था वो भागलपुर से लेकर झारखंड के दामनपुर तक प्रभावित था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था, वो हुआ था 1855-56 में। चलिए इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। ये दोनों प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है।
आपको बताना है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। ए बिरसा मुंडा, बी सिद्धू और कान्हू, सी तीरथ सिंह और डी जतरा भगत। देखिए संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था, उसके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू, ये दोनों भाई थे। और अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे। आपको बताना है कि बिहार में 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें महत्वपूर्ण नेता कौन थे। आपका ऑप्शन है ए अमर सिंह, बी मंगल पांडे, सी कुंवर सिंह और डी नाना साहब। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे वो थे कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। आपको बताना है कि वो कौन थे जिसने बंदूक और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। ए अमर सिंह, बी पीर अली, सी हरकिशन सिंह और डी कुंवर सिंह। जगदीशपुर में जिन्होंने बंदूक और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था उनका नाम था कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे। आपको बताना है जगदीशपुर के राजा का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई और डी कुंवर सिंह। अब अवश्य प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है, तीनों का तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए और जो चौथा बचेगा वो कुंवर सिंह, क्योंकि कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था, बिहार से था। चलिए बहुत इजी प्रश्न था। अगला देखते हैं। जगदीशपुर में 1857, इसको 1857 कर लीजिए, 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ए कुंवर सिंह, बी अमर सिंह, सी हरकिशन सिंह और डी रथभंजन सिंह। 5 सेकंड की टाइम है आपके पास। देखिए जगदीशपुर में 1857 में जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी वो किया गया था अमर सिंह के नेतृत्व में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। चलिए हम सरकार तो देख ले कि अमर सिंह के नेतृत्व में सरकार बना, तो उसका प्रधान कौन था। आपके पास ऑप्शन है हरकिशन सिंह, बी कुंवर सिंह, सी निशान सिंह और डी जयमंगल सिंह। देखिए जगदीशपुर में जो अमर सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी उसका प्रधान थे हरकिशन सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरकिशन सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो, यहाँ मानो कर लीजिए, मानव नहीं है, मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। अर्थात एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1857 के दौरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। ए गया, बी पटना, सी तिरहुत और डी भागलपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिरहुत के लोगों को यह आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। चलिए अगला देख लेते हैं। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था। वो अवध के शाह थे जिन्होंने कुंवर सिंह को एक फरमान दिया था, उनका संबंध कहां से था। आपको बताना है ए जौनपुर से, बी मिर्जापुर से, सी आजमगढ़ से, डी इलाहाबाद से। जो अवध के साथ थे उनका संबंध था आजमगढ़ से। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी आजमगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए। ये टारगेट रखिए कि लास्ट प्रश्न पहला प्रश्न और लास्ट प्रश्न कभी भी गलत नहीं होना चाहिए सेट का। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। इसको अप्रभावित कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें। अप्रभावित रहा, क्या रहा, अप्रभावित रहा। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो देखिए दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे, लेकिन जो एरिया अप्रभावित था वो था मुंगेर। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुंगेर जो था 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। आप इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।